जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज मैम क्या कराने वाले हैं? No idea. I wasn't even sure if the class is there. Chalukya, I think it's already 4 in Bombay, I think, yeah. Yeah, cool. I think ma'am will take Vajjalagam today. I think just take Okay. Sorry, does any of you understand the beginning part of this Prakrit Sahitya ka Itihas? No, I was absent. Sorry. Even I was. I am in doubt. Rita ji, she can help you. She understands everything. No, Yeah, नहीं मैं अभी ट्रैवलिंग कर रही हूँ ना, तो मैंने भी ऐसे खाली वो लेसन तो सुना ही नहीं है। वो तो सुना ही नहीं। सुना उस ही दिन नहीं मैंने क्या? श्री महाराज जी को पकड़ते हैं अपन, वो बहुत अच्छा समझते हैं और समझाते भी है। हाँ, मैं एक बार चेन्नई पहुंच जाऊँ बाद में, अभी नहीं। Okay. और 10 दिन है, 10 दिन के बाद। Okay. आप कब पहुंचने वाले? मैं 29 29 और एक हफ्ता के बाद, वही 10 दिन के बाद करेंगे। क्या घूमने निकले हो क्या? हाँ, घूमने निकले हैं। तो क्लास कैसे अटेंड होती है? वाह, क्या बात है आपकी। सब लोग सो रहे हैं गाड़ी में। अच्छा। आपको क्लास का टेंशन लगा हुआ है क्या? हेलो, जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। Meenu is here. Meenu is there, not there. No problem. Recording is on. Okay, do the prayer. Arahant bhasiyatam ganar deve himtantiyam sammam pranamami bhakti jutto Sudananam Sirasa. Please keep yourself on mute. Jena Vina Logasavi Vavaharo Savahanane Bahai Tassa Bhuvane Kaguruno Namo Ane Gantavayasa. जयदु सुध देवता श्रुत देवता की जय हो। यस, किसी को कोई डाउट लास्ट क्लास से कोई डाउट है? कोई भी क्लास से कोई डाउट है? किसी को कुछ पूछना है तो मैम पूछ कारक का पूछना है मुझे। हाँ, पूछिए। पूछिए। हाँ मैम, ये एक
पेज नंबर 39 में देखिए मैम, हाँ पेज नंबर 39 में 13th सेंटेंस है। 13 शील के विनष्ट होने पर उच्च कुल से क्या। तो इसके बहुत सारे वर्ड्स मुझे कहीं मिल नहीं रहे थे, तो मैंने लिखे सीलम विगये उच्चे कुले किम, कुलेण किम। इज इट करेक्ट? बोलो वापस। सीलम विगये उच्चेण कुलेण किम। नहीं, विनष्ट होने पर। हाँ, तो विनष्ट होने पर के लिए सप्तमी लगाया मैंने, ये रॉन्ग होगा क्या? देखो, पहले तो शील में आपने क्या किया, द्वितीय लिया। शीलम को मैंने वो ऐसे नपुंसकलिंग लिया। हाँ ठीक है, नहीं वो द्वितीय है, द्वितीय लेना है ना आपको। हाँ हाँ, ये द्वितीय वाला लेसन है ना, हाँ, कि तृतीय है, तृतीय ये है। तृतीया है मैम, तृतीया है। हाँ हाँ, तो देखो सीलेण आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अच्छा, ये सीलेण, कुलेण किम, कुलेण किम, ये हाँ, करेक्ट है। ये देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं इसके आंसर पेपर्स आपको भेज दूंगी। अच्छा मैम, बस। आंसर पेपर्स मैं आपको भेजने की कोशिश करूंगी। आई हैव टू चेक विद द एकेडमी। ओके, तो फिर अब यहाँ पर आपको शील में सप्तमी लेनी पड़ेगी शायद। शील के विनष्ट होने पर, पहले तो शील के में षष्ठी नहीं है, तो विनष्ट के लिए आप नस्स वर्ड भी ले सकते हैं, अच्छा, है ना। तो शीलम उच्च, उच्च कुलेण किम, उच्च में कोई ग्रामर नहीं आएगा, वो अव्यय है। उच्च कुलेण अच्छा, किम, विनष्ट होने पर, तो विनष्ट क्या है, क्रिया है, तो यहाँ पे कृदंत लेना पड़ेगा, भूत हाँ, कृदंत लेना पड़ेगा, भूत कृदंत लेना पड़ेगा। अच्छा। तो है? विनष्ट एक अलग शब्द लेके होने पर को हम भूत प्रदंत ले रहे हैं विनष्ट ऐसा? होना इज वन क्रिया। अच्छा अच्छा अच्छा, विनष्ट हुआ, विनष्ट हो गया, होने पर का मतलब है विनष्ट हुआ, हो गया। ओके, यहाँ पर कोई सप्तमी नहीं है, विनष्ट हो गया। जो ओके शील मैम, विनष्ट हो गया, फिर हाँ, उच्च कुल से क्या प्रयोजन, दैट इज द मीनिंग। तो अपने तो को क्या करना पड़ेगा, तो शील में, शील के आगे क्रिया है, तो क्रिया है तो वहां पे षष्ठी विभक्ति नहीं है। दो संज्ञा या दो सर्वनाम या एक संज्ञा एक सर्वनाम के बीच में ही षष्ठी होती है। यस मैम। तो सीलम, अब ये विनष्ट होने पर में क्या ग्रामर लगेगा, तो क्या ग्रामर लगेगा, वही मैं देख रही हूँ। मैम, सोच के मैं बता सकती मैम, हूँ। हाँ बोलो बोलो। वो पहले अपने गाथा में गया था, विगय सिलेनम उच्च उच्च कुलेनम किम। किम, हाँ, तो विगय, तो भूत कृदंत हो गया, विगय सीलम, सिलम या विगय सिलेना सीलम। आएगा मैम? क्यों सीलेन आएगा, के द्वारा का अर्थ नहीं है यहाँ पर, के द्वारा, हाँ, के द्वारा नहीं, वो के द्वारा। होने पर ऐसा कुछ गाथा में पहले आया था, जैसे याद है मेरे को, इसलिए पूछ रही मैम। नहीं, अपन ने पढ़ा था क्या बोले, सीलेण वरम कुलाओ, यानी हाँ, शील से कुल ऊंचा है, वर्ग से है, हाँ, ऊंचा है है। ना, हाँ, शील से कुल ऊंचा है, सॉरी, कुल से शील ऊंचा है, कुलाओ यानी कुल से, सीलम वरम, शील श्रेष्ठ है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो तो यहाँ पर शील में प्रथमा आएगा, हु इज फिनिश्ड, शील फिनिश्ड, तो फिनिश होने का काम कौन कर रहा है, शील, तो शील कर्ता लेना पड़ेगा। तो सीलो, सीला, सील नपुंसकलिंग, सील विगयम उच्च कुलेण किम, सीलम विगयम, भूत कृदंत लेना है यहाँ पर, विनष्ट हो गया, फिर उच्च कुलेण किम। आगे बोलो। ओके मैम, ठीक है। और ऐसे आपको ऐसे उपयोग लगा करके अनुवाद करना है, इसलिए इतने वाक्य दिए हुए उनका अभ्यास करो, उसमें से ही एग्जाम में आएगा। और बहुत सारी गाथाओं में से ये प्रयोग वाक्य दिए हुए हैं। बोलो। यस मैम, और भी है।
पेज नंबर 42 में देखिए मैम। ये अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं ना, अभी तक मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? आपने 45 तक पढ़ के आने के लिए बोला और करने के लिए बोला, 45 वेरी तक गुड, होमवर्क वेरी लिखा। गुड। हाँ तो बोलिए, तो फिर बोलिए, तो फिर बोलिए। हाँ, तो मुझे मैम एक दो सेंटेंस ऐसे, जैसे 4th नंबर सेंटेंस है, राजा मंत्री पर क्रोध करता है, नरिंदो मंत्रिणो कुज्जई, ये रूल नंबर 4 के हिसाब से है। तो यहाँ पर मंत्री पर क्रोध करता है, तो यहाँ पर हम्म। एक्चुअली अपने को क्या लेना चाहिए? मंत्री मंत्री, के प्रयोजनार्थ क्रोध कर रहा है, तो वहां पर आपको चतुर्थी लेना है, हाँ इसलिए ये चतुर्थी के इसमें ये दिया हुआ है। आप मंत्री पर को क्रोध कर रहा है, यहाँ पे कोई अधिकरण कारक नहीं है। अच्छा। समझ में हाँ आया? राजा हाँ, मंत्री के प्रयोजन, मंत्री के कारण क्रोध कर रहा है, मंत्री के प्रयोजन, मंत्री को लेकर के क्रोध कर रहा है, इसलिए वहां yes, पर मैम। आपको मंत्री पर में चतुर्थी लेना है। तो इसका चतुर्थी दूसरा में भी विकल्प मंत्रिणु कुछ, आता है। हाँ नहीं मैम, इसका दूसरा विकल्प कुछ नहीं है? जैसे अगर मैं सप्तमी ले लूं तो मंतमी। राजा मंत्री पर क्रोध करता है, सप्तमी क्यों आएगा यहाँ पर? अगर मैं मंत्री पर ऐसा बोलती हूँ तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि वो पर मैं देखो, पर तो मंत्री में क्रोध होता है, हो जाएगा। राजा मंत्री में सप्तमी लोगे तो यानी राजा मंत्री में क्रोध करता है, वो मीनिंग है क्या यहाँ पर? नहीं, ऊपर मैं पर दो है ना विभक्ति उसकी, जब हम पढ़ते हैं तो जैसे मैं और में पर और पर का मीनिंग सेम है। सेम ही है। ओके, जैसे कुर्सी में, जैसे आत्मा में ज्ञान है और आत्मा पर ज्ञान है, मतलब सेम बात कॉन्टेक्स्ट होती है। है, सेम ओके, बात होती है। राजा मंत्री में क्रोध करता, अगर आप सप्तमी लोगे तो वो मीनिंग निकल जाएगा, मंत्री पर नहीं है, में पर, वहां पे वो मीनिंग नहीं आया। यानी ओके, राजा मंत्री के प्रयोजन से क्रोध करता है, तो मंत्री मंत्रिणो वो लेना पड़ेगा। ठीक है नेक्स्ट मैम। नेक्स्ट नेक्स्ट, मेरा बहुत एजेंडा है आज का। ठीक है मैम, ठीक है, फिर हम कर लेंगे। आप इसका आप भेज ही रहे हो आंसर्स, तो हम चेक कर लेंगे, फिर हो जाएगा। फिर ठीक है, चलिए, कितनी विभक्ति हो गई अपनी? पंचमी तक हो गई। और बोलिए, अनुपा जी कुछ बोल रहे हैं। Sorry, हाँ, ma'am. Yeah, 1 second. Ma'am, in page 36, we have वीणा शब्द में द्वितीया, तृतीया, पंचमी तीनों यूज कर सकते हैं. So, is हाँ। there any other rule के कुछ भी लगा तो चलेगा? देखो आपको ध्यान से सुनना है। अपने को यहाँ पे जिस जिस लेसन में, चलो तृतीया का लेसन चल रहा है तो वहां तृतीया लगा के बताएंगे, पंचमी का चल रहा है तो पंचमी में लगा के आप लिटरेचर पढ़ोगे तो आपको कभी द्वितीया के स्थान पर सप्तमी मिल जाएगी, तृतीया के स्थान पर तब आप कंफ्यूज नहीं होना, तो आपको लगना चाहिए कि हाँ ये सब मिलने का चांसेस है। ओके, तो सीधा सीधा मिल रहा था सर्टिफिकेट कोर्स में, अब जो विशेष कॉम्प्लेक्स वाले वो मिलेंगे आपको, तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। सो उतना ही है और there is हाँ nothing in it. हाँ, और हम आपको वाक्य देंगे अनुवाद के लिए, तो आप उपयोग लगाना कि इसमें तृतीया लेना या पंचमी लेना, उपयोग पूर्वक करना। और अगर आपको लगे कि आपने एक उपयोग लगाया है और दूसरा उपयोग भी सही लगता है, तो आप यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिख देना कि मैंने इसको द्वितीया में लिया है, तृतीया में लिया है, पंचमी में लिया। आई हैव टेकन इन तृतीया, यू मे कंसिडर पंचमी, but I have seen this as Tritiya, then we'll understand. Okay, she's very clear about what she's doing. That's all. Okay. Okay, and ma'am, sorry, one more thing. In on page number 36, the fourth rule, कालवाचक અને मार्गवाचक शब्दों तृतीया होती है, लेकिन सेम थिंग द्वितीया में भी है, कालवाच्य एंड हाँ, तो दोनों जगह मिलेगा ना, दोनों चलेगा, दोनों जगह मिलेगा। ओके, परफेक्ट मैम, पर एक में निरंतरता की बात करते हैं और एक में खत्म होने की बात करते हैं मैम। द्वितीया में निरंतरता की बात करते हैं। देखो, मैं एक बात बोलती हूँ, अपने पास समय कम है और डिटेल्स ज्यादा है, ये छोटी छोटी चीजें आप लोग नोट करते रहना है, आपको नोट करते रहना है, सारी चीजें हम नहीं डिस्कवर कर सकते क्लास में।
आप लोग छोटे छोटे ग्रुप्स बना करके आप ये स्टडी थरो करिए और हमसे भी अच्छा करिए। आप हाँ, 2-2 3-3 लोग 45 मिनट्स का जूम ले लेकर के बुक पढ़िए और करिए। फिर डाउट हो तो पूछिए एक दूसरे को, हमको पूछिए। दैट इज अ वे टू स्टडी। वी नोबडी विल टीच यू द होल थिंग। इतना वास्ट पोर्शन है, कम से मैम कम 10 किताबें करनी है अपने को। हाँ बोलो। वो उसमें लिखा है निम्नलिखित वाक्यों का प्राकृत में अनुवाद कीजिए। पेज नंबर, जहाँ पेज कहीं नंबर। नहीं, सभी इसमें सभी एक्सरसाइज में जहाँ कहीं विभक्तियों का अंतर परिवर्तन नियम समान है, वहाँ दोनों प्रकार से अनुवाद कीजिए। हाँ तो ठीक है, मतलब जैसे अभी दोनों प्रकार से। हाँ, जैसे वीणा का है तो द्वितीया में भी आता है, तृतीया में भी आता है, तो वो तो दोनों प्रकार जो से जो करना। करना है आप करना, जितना अच्छा। अभ्यास करोगे उतना ही आपका ही पक्का होगा। खाली हमारे पढ़ाने से कुछ नहीं हो, हम तो खाली मार्गदर्शन दे सकते हैं यहाँ से। करना आप लोगों को है। चलो आगे, और कुछ किसी को पूछना तो जल्दी से पूछ लो। तो ये विभक्ति वाला लेसन चतुर्थी में क्या बताते हैं? अपन ने लास्ट क्लास में कहाँ तक किया था? तृतीया तक हुआ था कि चतुर्थी का हुआ था? नहीं, मुझे द्वितीय याद तक ही नहीं। हुआ था। द्वितीय द्वितीय तक हुआ तक था। ही। हाँ। अच्छा ठीक है, अभी आप लोग तृतीया चतुर्थी पंचमी सब करके आइए, अपन इसको करेंगे। मैं चाहती हूँ कि ये बुक आज मैं पूरी करा दूं ताकि आप आगे का भी देख लो। ठीक है, मीनू मैम ने कराया क्या? तद्धित अव्यय, अव्यय करा दिया ना? अव्यय करा दिया, तद्धित बाकी है। हाँ तो मैं अभी तद्धित और स्त्री प्रत्यय करा देती हूँ। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो मैं और एक तृतीया वगैरह भी करा सकती हूँ, लेकिन मेरे को डर लग रहा है कि पोर्शन में अपन पीछे ना रह जाएंगे। सितंबर भी पूरा हो रहा है और मुझे अभी फर्स्ट पेपर के निबंध वगैरह भी कराने हैं, तो आई वांट टू कंसंट्रेट ऑन दैट आल्सो। एंड देन ग्रामर इतना लंबा चौड़ा है, फिर पांडुलिपि है। ठीक है, इसका कोई दी एंड नहीं है कारक वगैरह का, ये तो आप जितना घोटोगे करोगे। डाउट हो तो क्लास में लेकर आई। ठीक है, अब तृतीया में करण कारक, पेज नंबर 35 में खाली बताऊंगी ऊपर ऊपर से। तो कारण करण, करण कारक है इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा। तो कर्मवाच्य भाववाच्य में कहाँ कहाँ क्या क्या तृतीया आता है? कर्ता जो प्रथमा में था वो तृतीया में आ जाता है ना? तो कर्मवाच्य में, भाववाच्य में। और कारण व्यक्त करने के अर्थ में तृतीया होता है, के कारण वगैरह। और फिर फल प्राप्त या कार्य सिद्ध होने पर कालवाचक, देखो कालवाचक मार्गदर्शक यहाँ भी आ गया। फिर साथ में, के साथ, है ना, के समान। फिर वीणा शब्द में द्वितीय तृतीया पंचमी तीनों आ सकता है। और तुलना करने में तृतीया आ सकती है, जैसे देव के समान, देव तुल्य वगैरह। और शरीर के विकृत अंग को बताने के लिए पैर से लंगड़ा, कान से बहरा। और क्रिया विशेषण शब्दों में भी कभी कभी तृतीया आती है, सुखपूर्वक, सुहेण, सुहेण मुखो विनाशेई। ठीक है, सुहेण सुखो विनाशेई, सॉरी सुहेण मुखो विनाशेई इज करेक्ट। ओके, तो नरेंद्र सुख से जीता है। कभी कभी सप्तमी के स्थान पर तृतीया आ जाती है, तेणम कालेणम तेणम समयेणम चंपा नामम नयरी होता। तो उस काल उस समय में सप्तमी है, लेकिन प्रयोग यहाँ पर क्या है? तृतीया का है। तो इसका ये मतलब नहीं है उस काल के द्वारा, उस समय के द्वारा, वो मीनिंग नहीं लेना। अर्थ सप्तमी का, ग्रामर 3 का, इसको बोलते हैं सप्तमी अर्थक तृतीया प्रयोग, कभी पंचमी अर्थक द्वितीय प्रयोग या ओ प्रत्यय वगैरह। फिर किम कज्जम अथम, क्या, मूर्ख मित्र से क्या, है ना। और ईश्वराणम तीनेन वि कज्जम हवई, यानी ईश्वराणम तीनेन, ईश्वराणम का मतलब है ऐश्वर्य वाले, है ना, उनके लिए तीनेन, तिनके के द्वारा भी कार्य हो जाता है। जैसे राजा है, दरबार में हाथ ऊपर उठाए और इशारा करे, जिसमें तो मंत्री सब आ जाते हैं, है ना, एक इशारे से सब काम हो जाता है। तो इस प्रकार ये यहाँ पर तृतीया लगेगी। प्रयोग वाक्य आप लोग देख ले। चतुर्थी में संप्रदान, संप्रदान यानी प्रयोजन, दान कार्य के द्वारा करता, जिसे संतुष्ट करना जाता है। जैसे माँ बच्चे के लिए फल लाती है ना, बच्चे को फल देके प्रसन्न कर रही, तो वहां के लिए, फॉर, इंग्लिश का फॉर आप लोग लिख लीजिए। द्वितीया में टू, तृतीया में बाई,
चतुर्थी में फॉर, पंचमी में फ्रॉम, षष्ठी में ऑफ और सप्तमी में इन। आदि आदि के प्रयोग होते हैं, मतलब आदि से पहचानना, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर संप्रदान का मतलब है प्रयोजन, संप्रदान। जैसे राम सीता के लिए हिरण को लाते हैं, राम सीता के प्रयोजन के लिए हिरण को लाते हैं, तो उसका नाम है संप्रदान। जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है उसमें चतुर्थी होती है। जैसे वह मुक्ति के लिए उपवास करता है, वह मुक्ति के लिए अनासक्ति भाव रखता है, वगैरह वगैरह। तुम धन के लिए प्रयत्न करते हो। हाँ, मैं मेन बात, अच्छा लगने के लिए चतुर्थी है। जैसे मुझे जिनवाणी बहुत अच्छी लगती है, तो यहाँ पर क्या करना के लिए, जिनवाणी मेरे लिए अच्छी लगती है। इस प्रकार मुझको में द्वितीय नहीं लेना, मेरे लिए अच्छी लगती है। तो रो इनके समान जो भी क्रिया होती है ना, जैसे बालक बालक को फूल अच्छे लगते हैं, बालक के लिए पुष्प अच्छे लगने का काम कर रहे, तो बालक के लिए अपन चतुर्थी ले रहे। इसी प्रकार क्रोध करना, द्रोह, ईर्ष्या, घृणा आदि आदि समानार्थक क्रियाओं के योग में जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है। अभी देखो, अभी आया ना, मंत्री के लिए क्रोध कर रहा है, मंत्री के प्रयोजनार्थ क्रोध कर रहा है, तो वो लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, नमस्कार के योग में चतुर्थी होती है, ये तो हमने आपको कितनी बार बताया हुआ है। अलम, अलम का मतलब है बस, बस मतलब नॉट BUS, बस, पर्याप्त, इनफ। तो पर्याप्त के अर्थ में चतुर्थी होती है। जैसे मोक्ष अलम अथि, झाणो मोक्ष अलम अथि, यानी ध्यान मोक्ष के लिए पर्याप्त है और कोई चीज की जरूरत नहीं। अरे वो ध्यान कैसे करना, वो सीखने के लिए स्वाध्याय, देवगुरु शास्त्र है, वो सीखने से नहीं होता है, सीख करके उसको अप्लाई करेंगे तो वो मोक्ष के लिए पर्याप्त है। इसी प्रकार चाहने के अर्थ में चतुर्थी होती है। फिर आदि आदि क्रियाओं में कहना और चखना, चख आदि क्रियाओं में। फिर चतुर्थी के अर्थ में अव्यय का प्रयोग भी होता है। जैसे सो नाणत्थम चेठई, अपने कितनी बार आया था, परिखत्तम, भोयनत्थम, अमंगलिक पुरुष कथा में आया था ना, भोजन के लिए, परीक्षा के लिए, तो वहां पर चतुर्थी विभक्त समझना। प्रयोग वाक्य आप लोग देख लेना। पंचमी अपादान, अपादान यानी फ्रॉम, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, माँ से बच्चा बिछड़ता है, अलग होने के अर्थ में पंचमी, ठीक है। तो पेड़ से, ग्राम, गांव से वगैरह। गुणवाचक अस्त्रीलिंग संज्ञा शब्द किसी क्रिया या घटना का कारण बताता है, उसमें तृतीया या पंचमी विभक्ति लेना। जैसे सो मुखत्तो न सोहई, मुखत्तो यानी क्या है यहाँ पर, एक गुणवाचक है ना, मूर्खता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जिसको बोलते हैं, है ना, एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज इनको बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं वो अस्त्रीलिंग होना चाहिए, यानी स्त्रीलिंग शब्द, संज्ञा शब्द नहीं होना चाहिए, पुल्लिंग नपुंसकलिंग ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क में देखिए, अस्त्रीलिंग शब्द गुणवाचक न होने पर तृतीया विभक्ति में ही रहेंगे। जैसे सो धनेण उल्लसई, यानी धनेण क्या है, नपुंसकलिंग है, अस्त्रीलिंग शब्द यानी नपुंसकलिंग है, तो वहां पर तृतीया विभक्ति में ही रहेगा। और स्त्रीलिंग शब्द है वो भी तृतीया में रहेंगे। जैसे सो बुद्धि छड्डियो, यानी बुद्धि के कारण, छड्डियो यानी छोड़ दिया गया। इसी प्रकार भय के अर्थ में सप्तमी होती है। ये हमने आपको सर्टिफिकेट कोर्स में 5 पॉइंट दिए थे ना, भय के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में, जिससे हम विद्या सीखते हैं, जिससे बीज उगता है वगैरह वगैरह। छिपने के अर्थ में। हाँ, अब यहाँ पे रोकने के अर्थ में, जैसे गुरु शिष्य को पाप से रोकते हैं, पाप से अलग करते हैं। इसी प्रकार विद्या काल जिससे पढ़ी जाए। फिर कुछ क्रियाएं जैसे दुगुच्छ, घृणा करना, फिर हम उससे हटते हैं ना, इसलिए हटते हैं वहां पे पंचमी। विरम, पमाय आदि समानार्थक शब्द ले लेना।
उपजने के अर्थ में पंचमी लेना, जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना की जाए। देखो तुलना पहले भी आई थी यहाँ पर चतुर्थी में, है ना, चतुर्थी में आई थी, कहाँ आई थी अभी तुलना के लिए, हाँ तुल्य 7th पेज नंबर 36 में भी आया था। अब यहाँ पर भी तुलना के योग में पंचमी आ सकती है। बहुत सिंपल है, अब ये पढ़ने में आपको कॉम्प्लिकेट लगेगा, लेकिन आप जितना वाक्य ले लेकर के अभ्यास करोगे वही आपके काम आने वाला है। पढ़ने पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। पंचमी के स्थान में कभी कभी तृतीया और सप्तमी भी पाए जाते हैं। जैसे वो चोर से डरता है, तो चोर से डरता है तो आप दो तरह से इसका अनुवाद कर सकते हैं, चोरत तो डरई और चोरेण डरई, दोनों अर्थ हो गए यहाँ पर। इसी प्रकार वीणा के योग में कभी द्वितीया और तृतीया था या पंचमी भी आ सकती है, वो आप लोग देख लेना प्रयोग वाक्य। मैम षष्ठी में मैम हाँ एकदम, जैसे जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना की जाए उसमें पंचमी होती। तुलना बोले तो कंपैरिजन मैम, और तुल्य बोले तो समान। हाँ वहाँ ठीक पे है ना, ठीक है तो ठीक। ठीक। और ये एक और मैम डाउट है कि ये गुणवाचक लेकिन अस्त्रीलिंग संज्ञा शब्द गुणवाचक न होने पर तृतीया विभक्ति में ही रहते हैं। गुणवाचक, और यहाँ पे भी गुणवाचक दिया हुआ है मैम, जैसे वो मूर्खता के कारण नहीं शोभता, और यहाँ पे दिया है वो गुणवाचक नहीं है, मतलब धन के कारण ये गुण नहीं है उसका ना मैम, नहीं क्या मैम? धन क्या, कहाँ पढ़ रहे हैं आप? पेज नंबर 42 मैम। हाँ गुणवाचक अस्त्रीलिंग संज्ञा शब्द बोलते पुल्लिंग नपुंसकलिंग संज्ञा शब्द है, जो गुणवाचक के लिए ही तृतीया और पंचमी विभक्ति में रखी जाती है। फिर क में दिया उन्होंने वापस पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्द जो है गुणवाचक न होने पर तृतीया विभक्ति में ही रहते हैं, तो यहाँ पे धने न दिया है। और यहाँ मुखत्तो, मुखत्तो बोले तो उसका गुण, मूर्ख है वो गुण है, यहाँ धने न गुण नहीं है इसलिए ना मैम वो। देखो यहाँ पर क्या है, सो धनेन उल्लसई, धन के कारण, यानी उसके पास वो धन गुण नहीं है, वो धन के योग में वो धनी व्यक्ति है। अच्छा ठीक है मैम, समझ वो गए। धन के योग में वो धनी व्यक्ति है, तो वो भी तो उसका एक एडजेक्टिव ही हुआ ना, वो उसका मौलिक गुण नहीं है। जैसे आपने कपड़े को डाई किया तो वो कपड़ा लाल हो गया, तो वो कहलाएगा क्वालिटी, और एक कपड़े का कपड़ा पना है, वो कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। चलिए आगे। अब षष्ठी में क्या है, संबंध बताते हैं दो संज्ञा के बीच में, दो सर्वनाम के बीच में, या फिर यहाँ पे हेतु, प्रयोजन या कारण अर्थ में भी षष्ठी हो सकती है। अभी अभी बताया था कि प्रयोजन के कार्य में चतुर्थी लेना, तो यहाँ पर अब षष्ठी लगा रहे। जैसे वह अन्न के हेतु से गांव में रहता है, तो अन्न के हेतु, तो यहाँ पर क्या है, तो अन्न के में भी षष्ठी लिया और हेतु में भी इन्होंने षष्ठी डाल दिया। इसी प्रकार अध्ययन के हेतु से, एक्चुअली क्या है, अन्न के लिए गांव में रहता है, वो भी मीनिंग कंप्लीट हो जाता है, और अध्ययन के लिए वो शिष्य नगर में जाता है, वो बात कंप्लीट। हेतु हेउस, वो हेतु वर्ड के लिए भी उन्होंने षष्ठी डाला। ठीक है, ये बताए। हेतु शब्द के साथ सर्वनाम का प्रयोग किया गया हो तो हेउ शब्द और सर्वनाम दोनों में विकल्प से तृतीया पंचमी षष्ठी कोई भी हो सकता है। सो हे केण हेउणा, तो ये हो गया तृतीया। कत्तो हेउतो तो हो गया पंचमी, और कस्स हेउस तो हो गया षष्ठी। तीनों करेक्ट है। अर्थवसई यानी वो किस कारण से यहाँ रहता है। ओके, लाइक दैट। एक समुदाय में से बहुत सारी वस्तुओं में से एक को छांटना हो, जैसे पुष्पों में कमल सुंदर है, मनुष्यों में भगवान अपन बोलते ना चक्रवटीनम, लोगुत्तमाणम, लोग नहाणम, सब में आणम आणम है, तो वो षष्ठी है। देखो बहुत लोगों में से एक को छांटा जाता है तो वो षष्ठी लेना। इसी प्रकार आशीर्वाद देने की इच्छा पर आउस, भद्द, कुशल आदि शब्दों में, जैसे रामाय रामस्य वा आउसम, भद्दम कुशलम हितम सुखम, यानी राम चिरंजीवी हो, राम का कल्याण हो, राम का कुशल हो, राम का हित हो, राम का सुख हो। तो राम का में षष्ठी डाला, रामाय रामस्य।
नेक्स्ट द्वितीय तृतीय आदि विभक्ति के स्थान पर भी षष्ठी आ सकती है, जैसे अहम सीमंधरस्य वंदामि, यानी मैं सीमंदर स्वामी को वंदना करता हूँ, द्वितीय के स्थान पर षष्ठी। तो वंदन के योग में हमेशा चतुर्थी होना चाहिए, यहाँ पर षष्ठी भी डाल दिया और द्वितीय भी हो सकता है, बता रहे। धनस्य सो लब्धो, यानी वह धन से वह प्राप्त किया गया, धन से, तो ये धनस्य है षष्ठी, लेकिन मीनिंग किसका है, सॉरी धन से, तो यहाँ पर मीनिंग तो है के द्वारा, तृतीया है, लेकिन ग्रामर इन्होंने षष्ठी का डाल दिया। तो ऐसे ऐसे प्रयोग आपको लिटरेचर में मिलेंगे, लिटरेचर में मिलते इसलिए रूल यहाँ पे निकाल के बता दे। ये रूल से लिटरेचर नहीं लिखा गया, लिटरेचर में ये वाक्य अपवाद रूप में मिलते इसलिए वहां से लेकर के यहाँ पर डाल दिया गया। कोई भी रूल से लिटरेचर नहीं लिखता है। सो चोरस बिहई, तो चोरत तो बिहई अभी बताया था, डरने के अर्थ में पंचमी लेना। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि षष्ठी भी आ गया, यहाँ पर चोर से डर, पंचमी के स्थान पर षष्ठी है। तो आपस में ये विभक्तियां कहाँ चेंज होती है, इसका कोई दी एंड नहीं है पढ़ाई का। सुन, देखते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। खेद पूर्वक स्मरण करना, दया करना। सो मायाए आदि सुमरई, यानी वो माता आदि का स्मरण करता है। प्रयोग वाक्य आप लोग देख लेना। अब मैं ये कराऊंगी तो लेट हो जाएगा। सप्तमी और संबोधन अपन अगले क्लास, सप्तमी एक ही है बस, इसको भी करा ही देते ना, क्यों छोड़ना इसको। चलो, अधिकरण, जहां पर क्रिया होती है, आधार, उसको अधिकरण बोलते हैं। जैसे आसन पर बैठते हैं, थाली में भात खाते हैं, आदि आदि। फिर जब एक कार्य के हो जाने पर दूसरा कार्य होता है, इसको बोलते हैं सती सप्तमी। एक कार्य हो गया, अब दूसरा कार्य हो रहा है। जैसे तुम भोजन खा लेना और फिर मेरे घर आना, है ना। तुम्हारे भोजन खा लेने पर ये होगा तो वो काम होगा, वह प्रसन्न होता है। जैसे बच्चा स्कूल से आएगा, होमवर्क करेगा तो माँ प्रसन्न होगी, यानी एक कार्य होगा तो दूसरा कार्य होगा, ठीक है। तो हो चुके कार्य के वाक्य में सकर्म क्रिया का प्रयोग होने पर कर्म वाक्य कर्मवाच्य में होगा, और अकर्मक का प्रयोग होने पर वाक्य कर्तृवाच्य में होगा। नमू, टीवी बंद कर नमू। नॉट फॉर दैट, शी इज बीन वॉचिंग, छोड़ दो उसको। हाइड हमारा, ओके। तो जैसे यहाँ पर क्या कहते हैं, सकर्म क्रिया हो तो कर्मवाच्य, वो तो आपको मालूम है। अकर्मक क्रिया होगा तो कर्तृवाच्य या भाववाच्य होगा। जैसे तुम ए भोयणे खाए सो हरिसई, यानी तुम्हारे द्वारा भोयणे खाए, भोजन खा लेने पर, सो हरिसई, वह प्रसन्न होता है। तेणे गंथे पढ़िए तुमम गासी, यानी तेण यानी उसके द्वारा, ग्रंथ के पढ़े जाने पर तुम गाना, तुम गाते हो, नॉट गाना, आज्ञा नहीं, गाते हो। तो एक कार्य होगा फिर वो दूसरा कार्य करना। तो अकर्मक क्रिया के प्रयोग दिए हुए हैं। सूर्य के उगने पर कमल खिलता है। फिर जाना आदि की क्रिया में दोनों प्रकार से प्रयुक्त हो सकता है। जैसे ऊपर उदाहरण में, राम के वन जाने पर दशरथ प्राण चुई, दशरथ ने प्राणों को त्यागा। फिर इसी वाक्य को अलग तरीके से नीचे किया हुआ है, रामेण वन गए दशरहो पाणा चुई, ठीक है। तो यहाँ पर रामेण में तृतीया ले लिया और रामे में सप्तमी ले लिया। इसी प्रकार द्वितीय तृतीया के स्थान पर भी सप्तमी हो जाती है। ये देखो ऊपर एक नोट दिया हुआ है 50 पेज नंबर पर। अतः कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया, कर्म और कृदंत में सप्तमी, और कर्तृवाच्य में कर्ता कृदंत में सप्तमी। ऊपर पढ़ना, फिर नीचे इसको मिला के देख लेना। द्वितीय तृतीय के स्थान पर अहम नयरे न जामी, यानी मैं नगर को नहीं जाता हूं या फिर मैं नगर में नहीं जाता हूं, दोनों इंटरचेंजेबल, ठीक है। नगर, यहाँ पे तृतीया विभक्ति डाला है, मैं नगर को, तो ये द्वितीय के स्थान पर सप्तमी है। इसी प्रकार तेसु तीसु पुहई अलंकिया,
तेसु का मतलब क्या है? तीसु का मतलब क्या है? तेसु का मतलब है उन, और तीसु का मतलब है तीन के द्वारा पृथ्वी अलंकृत है। पंचमी के स्थान पर सप्तमी, अंते उरे रम्युम राया आगओ। अंते उरे यानी अंतपुर से रमण करके राजा आ गए, बाहर आ गए। यहाँ पंचमी के स्थान पर सप्तमी हुई है। अंतपुर से अलग हुआ ना राजा, अंते उरे रम्युम अलग हुआ वहां पर, लेकिन इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया? सप्तमी ले लिया। पंचमी लेना था, अंते उरत्तो करना था, अंते उरत्तो कर रहा था, लेकिन इन्होंने सप्तमी। फेंकने के अर्थ में, सो बालम जले जलम्मी खिवई, वह बालक को उस अग्नि में, उस जल में जलना होगा तो अग्नि, जल होगा तो वाटर होगा। तो इस प्रकार ये कारक का लेसन है, आप लोग पढ़ना। अभी तद्धित उठा लीजिए जल्दी से। आप लोग कोई कराएंगे? कोई कर आए हैं? तद्धित और स्त्री प्रत्यय नेक्स्ट क्लास में आप लोग कराएंगे क्या? एकदम इजी लेसन है, आप लोग आके कराइए। अव्यय मीनू ने करा दिया है, आप लोग कराएंगे या मैं कराऊं? जल्दी बोलो। दशवें कालिक पूरा हो गया? हाँ मैम, दशवें कालिक हो गया। हो गया मैम दशवें कालिक। कितने लेसन हो गए? दशवें कालिक हो गया, प्रवचन सार हो गया, अर्हत प्रवचन हो गया, बहुबिंदु दृष्टांत, रोहिणीय का, और मेघ प्रभ, मेरु प्रभ भी हो गया। मेरु प्रभ, हाँ वो भी हो गया। तो आज आचार्य करें या भगवती आराधना करें या निबंध करें? दोनों में से एक ही हो पाएगा। वो गौड़ वहु में लास्ट में कराऊंगी। वज्जालगम ऑल्सो आई एम रेडी, भगवती आराधना आई एम रेडी, और शिल्पी पुत्र की कथा कौन कराएगा? मैं ट्राई कर सकती मैम शिल्पी पुत्र की कथा। नहीं, तो आप तो पढ़ कर के आइए फिर कराइए। हाँ, नहीं पढ़ ली वो, इसलिए कर अच्छा, सकती। तो आप लोग मेरे एब्सेंस में एक दूसरे को करा सकते हो, ये आपको करने का, हमारे कराने का नहीं है। और ये जो पुत्र के द्वारा पराभवित पिता की कथा, ये भी एकदम इजी है, मैं इसकी स्टोरी आपको बता देती हूँ, फिर आप लोग ट्राई करके आना। हाँ बोलू क्या? हाँ बोलिए मैम। हाँ निकालो। देखो, एक नगर में ना एक वृद्ध रहता था, उसके 4 पुत्र थे। वो स्थविर था, स्थविर यानी वृद्ध स्थविर था, ओल्ड मैन था। लेकिन है ना, उसने मतलब अपने पूरे धन संपत्ति का 4 भाग में बांट के सबको दे दिया। और वो चारों बेटा बहू मदमस्त है, अपने अपने में मस्त हो गए, इसको कोई पूछता भी नहीं था। ठीक है, बहुएं उसको ताना मारती, पोता पोती उसके लंगो मतलब उसकी धोती खींचते थे, दाढ़ी खींचते थे, वगैरह वगैरह, उसको मतलब क्या करते थे, उसको चिढ़ाते रहते थे। कोई बेटा बहू उसको रखना नहीं चाहता था। ठीक है, तो फिर वो अपने उसका एक मित्र होता है, सुवर्णगार एक मित्र होता है। सुवर्णगार यानी शायद कोई गोल्ड स्मिथ होगा उस टाइम का। ठीक है, तो वो बहुत दुखी होता है। तो अब वो मित्र आके पूछता है कि तुम किस कारण से दुखी हो? तो वो अपने मित्र को सब बात बता देता है, आप बीती की ऐसे ऐसे मेरे को इल ट्रीट करते हैं। तो वो कहता है कि तुम क्या करो, 1 रुपया मैं तुम्हें देता हूँ, फिर ये 1 रुपया तो मुझे वापस लौटा देना। आप बावर्ची मूवी आपने देखी होगी, वो वृद्ध के पास एक पेटी होती है ना? तो ऐसे ही उसने उसको एक आइडिया दिया कि तुम ये एक पैसा ले लो और बहुत सारे पत्थर ले लो और एक पेटी में भर दो और एक स्लिप लिख दो। ठीक है, और रात दिन तुम उसको संभालते रहना। तो सब बच्चे बच्ची तुम्हारे में इंटरेस्ट लेने लगेंगे, सोचेंगे कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है,
तो और तुम क्या करना, एक बिल लिख देना कि भाई मेरे एक मित्र को तुम 1 रुपया वापस रिटर्न कर देना, तो वो मित्र तुम्हारा रुपया रिटर्न कर देंगे और फिर जो है तुम्हारी आव भगत करेंगे और मरने के बाद उनको धेला भी नहीं मिलेगा और तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और मेरा रुपया वापस मुझे मिल जाएगा। तो ये पुत्रों के द्वारा पराभवित पिता की कथा आप लोग पढ़ सकते हैं। अभी स्टोरी लाइन आइडिया आपको आ गई ना, तो आप लोग उपयोग लगाना और मीनिंग निकालना, संधि विच्छेद वगैरह ग्रामर वगैरह सब करने की कोशिश कर लेंगे आप लोग। इसी प्रकार ये शिल्पी पुत्र की कथा आप कराएंगे। अभी तो आज मैं निबंध नहीं करा पाऊंगी, लेकिन मुझे आज एक निबंध कराना है। बोलिए। जिस दिन ग्रामर करेंगे उस दिन गद्य पद्य नहीं होगा, या जिस दिन दोनों होगा उस दिन निबंध नहीं हो पाएगा। अब मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, चलिए निकालिए आप लोग सब अपनी पांडुलिपि की किताब निकालिए। मैं आज क्लास 5:30 बजे बंद कर दूंगी, क्योंकि मेरे को थोड़ा खाना भी बनाना है और चौबियार भी चुकाना है। पेज नंबर निकालिए। एकदम इजी वाली एक पांडुलिपि आपको बताती हूँ। कौन सी वाली? एकदम इजी वाली एक बता। Give me 1 minute. अच्छा चलो मैं आपको बता देती हूँ इसको पढ़ना कैसे है, क्या करना है। ये वाली बुक मैंने निकाली है, ये बड़ी वाली बुक ग्रीन कलर की, ठीक है, निकालिए। इसका इंडेक्स देखिए। आपको एग्जाम में एक पांडुलिपि देंगे और उसको सॉल्व करना बोलेंगे। पठित भी हो सकती है, अपठित भी हो सकती है। तो यहाँ पर देखो, आपके लिए यहाँ पर कम से कम 13 पांडुलिपियां दी हुई है। पांडुलिपियों के स्पेसिमेन दिए हुए हैं और उनका टाइम पीरियड भी दिया हुआ है। तो भगवती आराधना, अष्टपाहुड़, दशवेकालिक, कुमापुत चरित्र, फिर वापस उत्तराध्ययन। हाँ, तो ये है 1 2 3 4 5 टेक्स्ट में से आपके 13 पांडुलिपियां हैं। पांडुलिपि का मतलब है हस्तलिखित प्रतिलिपियां, हैंड रिटन। उस जमाने में जैसे अपने दादा लोग लेटर लिखते थे तो वर्ड एक लाइन खींचते थे, फिर वर्ड्स लिखते जाते थे, एक एक वर्ड के ऊपर लाइन नहीं डालते थे। तो इस प्रकार ये सारे वर्ड्स हैं। और यहाँ पर एक इंडेक्स दिया हुआ, देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, 3rd पेज में एक इंडेक्स दिया हुआ है। तो उनको कैसे पढ़ना, 3rd 4th 5th पेज में एक इंडेक्स दिया हुआ, तो आप इसका अभ्यास करके आना, ठीक है। आप ये वर्ड्स का अभ्यास करके आना पहले। आप जैसे क लिखते हैं, ठ लिखते हैं, ऊ लिखते हैं, जा लिखते हैं, ठी लिखते हैं, और पांडुलिपि में कैसे लिखा होता है वो सब आप लोग अभ्यास करके आना। आप अभ्यास जैसे अ आ ई सब लिखा हुआ है, देखो इधर 2-3 पेज में दिया हुआ है, 2-3 पेज में है। इसमें पेज नंबर नहीं डाला हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार ओम अ कैसे लिखते हैं, आ ई उ
लेफ्ट वाला अपने लैंग्वेज का है, राइट वाला उनके स्क्रिप्ट का है। ठीक है, लेफ्ट वाला अपन जो अभी मॉडर्न लिखते हैं और उनका कैसे होता था वो यहाँ पर दिया हुआ। इसी प्रकार कु कु आदि आदि ये सब पढ़ना, उसी प्रकार लेफ्ट में और वर्ड्स दिए हुए। तो इतना ही आपको काम करना है कि ये सब आप प्रैक्टिस करके आएंगे। उसके बाद हम एक एक पांडुलिपि को लेंगे और एक हम कराएंगे, बाकी सब आपको करना है। आप पांडुलिपि नंबर 3 निकालिए, पांडुलिपि नंबर 3 निकालिए। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अष्टपाहुड़ ओम नमः सिद्धेभ्यः। दिख रहा है आपको? ओम नमः सिद्धेभ्य, पांडुलिपि पाठ नंबर 3 अष्टपाहुड़। फिर काउण नमो यारम, काउण नमो यारम, जिनवर वसह वसहस्स बद्धमाणस्य दंसण मग्गम वोच्छामि। हो गया वोच्छामि। फिर कम्मम समासेन, जिद 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 है वो, जिद कम्मम समासेन। नंबर 1, गाथा नंबर 1, दंसण मूलो धम्मो उव इट्ठम जिनवरेहिम सिस्साणम तम सोण सकम्मो दंसणहीनेन दंसण दंसण, एक मिनट क्या है वहां पर वो देखना पड़ेगा। दंसण हीनेन नहीं है वहां पर, दंसण कुछ दिख रहा है आप लोगों को? इस प्रकार हम अभ्यास करेंगे। समझ में आया? थोड़ा हम कराएंगे, थोड़ा आप करेंगे, मिल करके हम करेंगे। और अगर आपके पास अष्टपाहुड़ बुक है, आप उसको देख करके भी कर सकते हो। उत्तराध्ययन बुक है, उसको देख के करो। कुमापुत्र चरित्र बुक है, उसको देख के करो। ऐसे करते 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 एक हमें स्टाइल पकड़ में आएगी। फिर हम अपठित पांडुलिपियों का अनुवाद और उस पर काम भी बहुत बड़ा काम है। आजकल कोई मिलता नहीं है वो काम करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ये वर्ड नहीं मालूम पड़ रहा है, मैं देख कर ही वंदी वंदी वो देखना पड़ेगा मुझे क्या है। दंसण वो देख कर ही मैं बता सकती हूँ क्या है। आई हैव टू प्रैक्टिस अगेन, बहुत लॉन्ग टाइम हो गया। लाइक दिस वी हैव टू बाय प्रैक्टिस सेट थिंग्स। ठीक है, इसको मैं अभी छोड़ देती हूँ, आप लोग वो मूल पढ़ करके। हाँ, टट्ठी क्या? टट्ठी, आधा ट और ठी। इससे मुझे देखना पड़ेगा। आपको मैं बता रही हूँ कि प्रैक्टिकली हमको ऐसे ही पढ़ाया गया था। कुछ है जो आपके पकड़ में आ जाएगा, कुछ है जो आपको अभ्यास से पकड़ में आए। समझ में आया? तो इसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको सारे वर्ड्स लेटर से फेमिलियर होना और फिर इनको हम पकड़ते पकड़ते पकड़ेंगे। तो आपका एक 100 मार्क्स का 4th पेपर है, वो पांडुलिपि विज्ञान है। और उसके लिए और एक बुक है, देखिए आपके लिए, ये वाली बुक है। ये बुक आपकी थियरी है और ये बुक प्रैक्टिकल। तो पांडुलिपि विज्ञान क्या है, पांडुलिपि का संरक्षण क्या करना, पांडुलिपि कितने प्रकार की है, तो ये सब निबंध भी मुझे आपको कराना है। फिर मैं आपको जनवरी में क्वेश्चन पेपर के मॉडल्स दे दूंगी। उस पहले एक बार सारे निबंध करा देती हूँ, फिर आपको मॉडल्स दे दूंगी, तो फिर अपन वो मॉडल पेपर को रख करके भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये भारी भरकम काम है, ये मुझे उठाना है आफ्टर आई फिनिश दिस बुक। तो आप लोग अभी पांडुलिपियों का अभ्यास प्रारंभ करो और हम एक एक क्लास में एक 10-10 मिनट के लिए पांडुलिपि भी आधा पेज 4-4 लाइन लेते जाएंगे, तो वो भी काम साइड में चलता रहेगा। फिर मुझे आपको सूत्र करवाने हैं।
सूत्र मालूम है? वो सूत्र, उसका भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो भी कराना है। और फिर संख्यावाची शब्दों का ग्रामर, वाक्य, वो करवाना है। अंडरस्टूड डियर? कितना काम है करने के लिए, इसलिए मैं कहीं भी रुक नहीं सकती हूँ, चलते ही जाना है अपने को। भले ही एक लोग एग्जाम लिखे, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम हमारा काम ईमानदारी से कर रहे हैं। चलिए अभी निबंध निकाल लीजिए, या गद्य पद्य मैंने एक बता दिया ना स्टोरी के लिए, इसलिए मैं आपको जो काम करना है वो हम नहीं करेंगे। अब आप बोलो तो मैं आचारांग भगवती आराधना कराऊं या निबंध कराऊं, जल्दी बोलो। हेलो, Yeah, ma'am, just take the Nibandh, I think. okay, very good, thank you. I told you people to study the types of Prakrit. How many people studied and came? कितने लोग पढ़कर आए? आइए पेज नंबर 25 पर। ये देखो पेज नंबर 25 पर प्राकृत भाषाओं के प्रकार। अगर ये निबंध आपके एग्जाम में आ जाए तो आपका क्वेश्चन कैसे होगा कि प्राकृत भाषा की विशेषता बताते हुए अर्धमागधी प्राकृत पर एक टिप्पणी लिखिए। तो आपको खाली अर्धमागधी के बारे में बता, अगर आपको बोले मागधी के बारे में लिखिए या शौरसेनी के बारे में लिखिए या महाराष्ट्री के बारे में लिखिए, तो ये एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हो जाते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि सबसे पहले ये क्या करते हैं, पाली और अशोक की धर्म लिपियां बता रहे हैं। तो पाली का मतलब क्या है? पर्याय। पर्याय वर्ड से पाली, पर्याय, पर्याय है, ये बुद्ध के वचनों का ये पर्याय है। ठीक है, और फिर जो है भारतेतर प्राकृत, यानी भारत के अलावा और कहाँ प्राकृत मिलती है, तो कहते हैं खरोष्टी लिपि में लिखा गया धम्मपद। धम्मपद का स्थान खरोष्टी लिपि में लिखे गया खोतान में उपलब्ध प्राकृत धम्मपद का स्थान महत्वपूर्ण है, और ओरिजिनल लिपि में वो अपने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद चीनी तुर्किस्तान में भी हमको खरोष्टी में लिखे लेख मिलते हैं, और यहाँ पर हमको मध्य युग में, मिडिवल पीरियड में भारतीय आर्य भाषाओं में जो प्राकृतों का प्रयोग मिलता है, तो उसकी बात यहाँ पर कर रहे। ठीक है, तो अब वो जो पाली में है वो अभी नहीं बताएंगे, वो बाद की बात है। उसके पहले मेडिवल पीरियड में क्या क्या प्राकृतें थी, तो वो पहले यहाँ पर बताते। तो यहाँ पे कहते हैं कि जिस प्रकार बौद्ध के वचनों को त्रिपिटक कहते हैं, तो महावीर के जो वचन थे वो श्वेतांबर आगम में अर्धमागधी में सुरक्षित है, और दिगंबर ग्रंथ सारे शौरसेनी में सुरक्षित। हाँ, ये भाषागत डिफरेंस है। अब अर्धमागधी को आर्ष प्राकृत भी कहते हैं। आर्ष यानी ऋषि मुनियों की प्राकृत। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब प्राकृत के लक्षण क्या है, तो सबसे पहले तो ये पेज नंबर 27 पर ये आर्षे विदय सर्वे विदयो विकल्पयन्ते, तो ये पूरा उसकी महत्व, उसके गरिमा गाई गई है यहाँ पर, तो नीचे फुटनोट में और ऊपर वो सब आप 27 में देख लेना। तो इसी प्रकार तो यहाँ पर अपने को निशीत चूर्णी में मगध के आधे भाग में, मतलब उस निश्चित चूर्णी में ऐसा लिखा है कि मगध के आधे भाग में बोली जाने वाली 18 देशी भाषाओं से नियत 18 रीजनल लैंग्वेजेस, रीजनल डायलेक्ट्स, बोलियों से, भाषाओं से जो बनी है वो है अर्धमागधी भाषा। और एक मीनिंग ये होता है कि मगध और उसके आसपास बोले जाने वाली भाषा को अर्धमागधी
कहते हैं। तो इसमें कुछ मागधी के लक्षण पाए जाते हैं और कुछ दूसरे लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम अर्धमागधी। तो उसके कोटेशंस वगैरह आप नीचे देख लेना। एक रीडिंग मारेंगे तो और पेंसिल से नोट करेंगे तो आपके पॉइंट्स बन जाएंगे। तो आपको एग्जाम में निबंध पॉइंट्स रूप में लिख देना, तो आप उसकी तैयारी कर लो। सबसे पहले तो प्राकृत का उद्भव विकास, मैंने एक लेक्चर दिया था, वहां से आप सबको लेना है और मैं आपको बाद में उसके नोट्स भी भेज दूंगी, मुझे याद दिला देना। और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में अपने को 19 प्रकार के प्राकृतों का वर्णन मिलता है, उसमें अर्धमागधी का भी नाम आता है। ठीक है, तो अलग अलग फॉरेन स्कॉलर्स ने अर्धमागधी के बारे में क्या कहा है। अर्धमागधी लिटरेचर पूरे नॉर्थ इंडिया में था ना, तो फॉरेनर लोग जो आए कांटेक्ट में, वो उसी प्राकृत के कांटेक्ट में आए, न कि ज्यादा दिगंबर शौर्य सैनी के कांटेक्ट में आए। ठीक है, तो इस प्रकार ग्रामर वर्क्स में, एक तो नाट्य शास्त्रों में, ड्रामेटिक्स में वगैरह, और एक ग्रामर में के वर्क्स में हमको अर्धमागधी प्राकृत के कुछ रूल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप ये डिक्शनरी देखें। ये डिक्शनरी है ना, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो इसमें पेज नंबर पेज नंबर 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 तक अर्धमागधी के नोट्स मिलते हैं। कम से कम 8 पेजेस में मिलते हैं। आप लोग जाइए ई जैन लाइब्रेरी पर और इस डिक्शनरी का प्रिंट आउट निकाल के फ्रॉम पेज नंबर आपको लेना है और अगर हो सके तो कोई इसका पीडीएफ ग्रुप में डाल दे। पेज नंबर 17, फ्रॉम 17 टू 52, 17 टू 52 पढ़ेंगे। हाँ, तो समझना कि ये एक निबंध अपना पूरा हो। अब आपको लगता है मैं पूरा आपको पढ़ा सकती हूँ 17 टू 52? तो हम तो खाली आपको गाइडेंस दे देंगे कि यहाँ से पढ़ो। अब मैं आपको फर्स्ट 1 से लेकर के क्या बोले 1 से लेकर के बता देती हूँ इसमें क्या क्या है। 1 से लेकर के 27 तक प्राकृत का उद्भव विकास है। इतना जबरदस्त रिसर्च किया हुआ ये बुक है, आपको मैं क्या बताऊं। आप लोग गए क्या मोतीलाल से, लाए क्या बुक? 1 से नहीं मैम, अभी नहीं लिया, अभी लेना है, आने के बाद लूंगी मैम। 17 से लेके 27 तक उद्भव विकास है, ये अलग निबंध है। और 27 के बाद अलग अलग प्राकृत के रूल्स दिए हुए हैं। तो उसमें सबसे पहले पाली का दिया हुआ है, फिर पैशाची का दिया हुआ है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, जानकारी के लिए आप लोग पढ़ लेना। और तीसरे में आता है नंबर चूली का पैशाची का, वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं। 4th में अर्धमागधी है। अब ये अर्धमागधी रन्स फ्रॉम पेज नंबर 32 and it goes up to 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। ठीक है, तो ये पेजेस मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी तो एक अर्धमागधी होगा। इसी तरह से शौर्य सैनी, मागधी, आपको 4 प्राकृत मेन पढ़ना है। अर्धमागधी, मागधी,
शौरसेनी और महाराष्ट्र। तो पहले तो ये भाषा कहाँ बोली जाती है, चारों का अलग अलग देखना। यानी अर्धमागधी का मगध और आसपास, शौरसेनी का आगरा, मथुरा, दिल्ली, वो शूरसेन प्रदेश, और महाराष्ट्र का महाराष्ट्री, और मगध अर्धमागधी यानी आधे मगध में, और मगध के अलावा आसपास और थोड़ा मगध में, तो वो मतलब ज्यादा बाहर का, थोड़ा मगध का, तो वो हो गया मागधी। वो मतलब ईस्टर्न साइड जाला, और ये वेस्टर्न साइड वाला, ऐसा लेना। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आप ये पढ़ेंगे ना तो रियल में बहुत मजा आएगा। आप पढ़कर आइए, एक एक जन एक एक भाषा को पढ़कर आइए। 4 लोग ये काम ले लीजिए और 4 जन आकर के इधर प्रेजेंटेशन करें। ठीक है, तो सबसे पहला आपको लेना कि कहाँ बोली जाती थी, कब की है, उसमें क्या क्या लिटरेचर मिलता है, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स आपको मागधी के बता देती हूँ। जैसे प्रथमा में आप लोगों ने पढ़ा देवो होता है, तो अर्धमागधी में देवे होता है। सप्तमी में अंसी प्रत्यय होता है। मनसा वैसा कायसा अर्धमागधी का प्रयोग है। तो 3 रूल तो आपने जो भी फुटनोट के रूल्स पढ़े हुए हैं, है ना। तो ती भी मिलता है, ते भी मिलता है, आदि आदि जो मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि त और य हो जाता है। अब एक सूत्र आता है कि क ग च ज त द प य व प्रायः लोप हो जाता है, और उसके ये तो है साधारण रूल। और अर्धमागधी में इसका य हो जाता है, य श्रुति हो जाता है। तो वर्ड मिलेगा, आकर का हो जाता है आगर, आकाश का हो जाएगा आगास, क का ग हो जाता, और त का य हो जाता। तो श्रावक का हो जाएगा सावग, है ना। लोग का हो जाएगा लोग, लोगस। इस प्रकार क के स्थान पर ग और त के स्थान पर य, तो इससे पता चल जाता है कि वो अर्थ। ठीक है, 2 स्वरों के बीच का असंयुक्त ग प्रायः कायम रहता है। यानी क्या, 2 स्वरों के बीच में असंयुक्त, असंयुक्त यानी नॉट जॉइंट, वो ग विल बी देयर एज इट इज। कहीं कहीं इसका त और य होता है। जैसे आगम वर्ड है, तो आगम में जो ग है वो आ और ग, म 2 स्वर है, तो उसमें वो ग। आगमन, आनुगामिक, तो आणुगामीय। तो वहां पर वो क्या कह रहे हैं कि वो वो ग कायम रहता है, तो उसका कोई चेंज नहीं होता है वहां पर। इस तरह से ऐसे 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 रूल्स आपको एक 10 याद करना हर एक भाषा। समझ में आया क्या मैं क्या बोल रही हूँ? 4 लैंग्वेजेस के 10 ग्रामर रूल्स आप कर लेंगे, और ये 3-4 बातें आप बता देंगे, तो आपका वो निबंध तैयार हो जाए। एक तो मैंने कहा जितने भी फुटनोट के रूल्स है वो आप ले सकते हो, और यहाँ पर इस पेज में दिए हुए हैं वो आपको लेना। समझ में आया? समझ में आया कैसे ये निबंध अपने को पढ़ना है? हाँ, तो आप लोगों को मैं ये असाइनमेंट देती हूँ कि आप ये बुक में से ये 10-10 पेज आप प्रिंट आउट निकाल के तैयारी करके आकर के यहाँ पर बोलो। नेक्स्ट निबंध में हम जाएंगे, वो है नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर, पेज नंबर 48। श्वेतांबर अर्धमागधी आगम। इसका समय ईसवी सन की 5वीं शताब्दी से लेकर के इसी पूर्व की 5वीं शताब्दी से लेकर के ईसवी सन 5वीं शताब्दी। यानी भगवान महावीर ने अपने उपदेश 5वीं शताब्दी 5th सेंचुरी BC में दिया, but they were all documented in 5th century AD. That is 980 years after भगवान महावीर निर्वाण। उसको श्रुत ज्ञान बोलते हैं,
द्वादशांग बोलते हैं, गणी पिटक बोलते हैं, वो सब आप लोग पढ़ना। आगम कितने हैं, तो कहते हैं 84 आगम तक मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर नीचे फुटनोट में दिया हुआ है, ये कहाँ पर डिसाइड हुआ वो सब दिया हुआ है। तो 11 अंग, 12 उपांग, 5 छेद सूत्र, 8 अन्य ग्रंथ और निम्नलिखित 30 प्रकीर्णक। अभी तो इतने मिलते भी नहीं है ना। और 11 अंगों के नाम दिए हुए हैं। फिर उनके ऊपर निरुक्तियां लिखी गई थी, अंगों के ऊपर निरुक्तियां लिखी गई थी, वो नाम दिए हुए हैं। उसके बाद मूल सूत्र, छेद सूत्र, उपांग आदि की लिस्ट करके यहाँ पर आपको लिस्ट दे दिया है। अब यहाँ पर कहते हैं कि दिगंबर संप्रदाय में 45 आगम को स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं इसमें काफी मिलावट हो गई है। महावीर के निर्वाण के बाद श्रुत ज्ञान प्राय विलुप्त हो गया, जो आया वो मिलावट वाला आया। इसलिए वो लोग उसको क्या करते हैं, नाम 12 अंगों का वो दिगंबर में मिलता है। ओके, आप लोगों से मैं निवेदन करूंगी कि आप दिगंबर का श्रुत स्कंद पढ़कर आइए। वो इमेज आप गूगल पे जाइए, इमेज ऑफ दिगंबर श्रुत स्कंद डालिए। तो आपको पता चलेगा इतना जबरदस्त वहां पर भी श्रुत ज्ञान का, जैसे श्वेतांबर में 45 आगमों का, 32 आगमों का मिलता है, वहां पर इतना जबरदस्त मिलता है। वो पढ़कर आइए आप लोग। तो वो क्या कहते हैं कि अपराजित सूरी ने अपनी भगवती आराधना टीका में प्राचीन जैन आगमों के उदाहरण प्रस्तुत किए। मतलब श्वेतांबर का लिटरेचर का प्रभाव दिगंबरों पर, दिगंबर का प्रभाव श्वेतांबरों पर डेफिनेटली पड़ा है। जैसे वैदिक और ब्राह्मण का आपस में पड़ा है। अभी जैसे क्रिश्चियन मुस्लिम्स का अपने ऊपर, अपना उनके ऊपर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, न्यू ईयर मनाना, तो कल्चर्स का आपस में लेन देन चलता रहता है, आदान प्रदान होता रहता है। अब यहाँ पे दिगंबर क्या मानते हैं कि गंधर्वों ने द्वादशांग की रचना की, भगवान ने त्रिपदी फरमाई, और ये वही 12 आगम नहीं है जो वहां पर बताए गए, इंटरपोलेटेड हो गए। लेकिन इसी 12 आगम के नेम तो सेम है दिगंबर श्वेतम। दिगंबर में जो 12वां अंग दृष्टिवाद है, उसमें से 2 धाराएं चली, एक ज्ञान प्रवाद पूर्व की, एक कर्म प्रवाद पूर्व की। 14 पूर्व के 2 नाम है। उसमें से ज्ञान प्रवाद पूर्व की परंपरा में कुंद कुंद आए, और कर्म प्रवाद पूर्व की परंपरा में षटखंड आगम, कषाय पाहुड़ आदि ग्रंथ आ गए। तो इस प्रकार वहां पर हमें 14 पूर्वों का अंतर्भाव मिलता है, और फिर अंग बाह्य, अंग प्रविष्ट मिलते हैं, सामायिक, चतुर्विंशति आदि 14 सूत्रों का नाम मिलता है, और 12 अंगों का नाम मिलता है। तो इस प्रकार भगवान का सारा जो वचन है, ज्ञान है, वो 14 पूर्व में है। तो 11 अंग श्वेतांबर के पास, और 12वां अंग दृष्टिवाद का कुछ अंश दिगंबरों के पास सुरक्षित रहेगा। बट दिगंबर लोग ये श्वेतांबर ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये इंटरपोलेटेड है। लेकिन अपने जो अपभ्रम साहित्य अकेडमी के डायरेक्टर है सोगानी जी ने, उन्होंने दोनों परंपरा के ग्रंथों के ऊपर व्याकरणिक विश्लेषण किया। समय सार पर किया तो आचारांग पर भी किया, दशवें कालिक पर किया तो भगवती आराधना पर भी किया, है ना, अष्टपाहुड़ पर किया तो क्या बोले, कुम्मे अधिज्ञाता धर्म कथा सूत्र पर भी किया। तो ही इज टेकन फ्रॉम बोथ द थिंग सैंपल्स एंड इज गिवन अस। तो आपको जो पांडुलिपि के सैंपल्स है, उसमें शौरसेनी और अर्धमागधी के सैंपल्स दिए गए हैं। फिर यहाँ पे क्या कहते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 51 पर, कि वाचनाएं हुई थी। कोई कहता है 3, कोई कहता है 5, 3 बड़ी 2 छोटी। तो ये समय समय पर हुई। तो ये सब जो है हमने MA लेवल में श्री बाला, रतन, रेणु सबको पढ़ाया हुआ है। वो लोग भी इसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन कर सकते हैं 3 वाचनाओं के बारे में, कब कब हुई, है ना। सबसे पहली हुई कहाँ पर, स्थूलीभद्र के निश्रा में। फिर
दूसरी हुई महावीर के निर्वाण के बाद आर्य स्कंदिल के नेतृत्व में मथुरा में हुई, दूसरा सम्मेलन हुआ। उसके बाद जो है नागार्जुन सूरी के नेतृत्व में वल्लभी में एक और सम्मेलन हुआ, और फिर महावीर निर्वाण के 980, फिर एक खारवेल के समय में हुआ, बहुत छोटा सा सम्मेलन। और फिर महावीर निर्वाण के 980 ईयर्स के बाद देवर्धि गणिक क्षमा श्रमण के समय में जो वाचना हुई, वही आगम जो उस समय लिपिबद्ध हुए, वो श्वेतांबरों के पास आए। समझ में? फिर उस समय जिसको जितना याद था वो वहां पर रख दिया गया, बाकी लुप्त घोषित कर दिया गया। इस प्रकार अब आगमों की भाषा आपको पहले भी बता दिया, अर्धमागधी है। टीकाओं की भाषा निर्युक्ति की है, वो भी अर्धमागधी की। फिर जाते 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 फिर टीका तक संस्कृत आ गया। तो कौन सी, किसने किसके ऊपर टीका लिखी? तो एक नवांगी टीकाकार अभय देव सूरी है, उन्होंने 9 आगमों के ऊपर टीकाएं लिखी। मलयगिरी की टीकाएं हैं। तो इस प्रकार आप लोग वो सब पढ़ लेना। आगमों का महत्व क्या है? तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि आगम में क्या नहीं है? आध्यात्म है, वैल्यूज है, एथिक्स है, तत्व ज्ञान है, कॉस्मोलॉजी है, ज्योग्राफी है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है ना? सब कुछ यहाँ पर आपको दिया हुआ है। लेकिन आगम साहित्य बहुत विशाल है, इसमें प्रथमानुयोग भी है, यानी स्टोरीज भी है, करणानुयोग भी है, यानी कैलकुलेशंस है, कर्म का, आकाश का, समय का, अवसर्पिणी, उत्सर्पिणी आदि आदि का, समय का माप वगैरह सब है ना? और फिर उसमें चरणानुयोग है, डूज एंड डोंट्स, और द्रव्यानुयोग यानी 7 तत्व आदि की चर्चा यहाँ पर मिलती। और बहुत सारे दृष्टांत है, कहानी है, कथानक है, और क्या बोलते हैं यहाँ पर, उपमा अलंकार है, दृष्टांत है, आदि आदि। तो विंटरनिट्स ने, बहुत बड़े एक स्कॉलर हुए, फॉरेन स्कॉलर, मॉरिस विंटरनिट्स नाम है उनका। तो उन्होंने क्या कहा कि श्रमण काव्य नाम दिया है अपने सारे आगम साहित्य का नाम उन्होंने श्रमण काव्य, जैसे कुरल काव्य वैसे श्रमण काव्य, जिसकी तुलना वो महाभारत और धम्मपद आदि से करते हैं। तो बहुत ही पठनीय ये साहित्य है। और आगमों का काल वो मैंने आपको बता दिया है, द्वादशांग के बारे में पेज नंबर 57 पर दिया हुआ। अब एक एक आगम में क्या है, 57 में आचारांग में क्या है बताया, 58 में 50, हाँ फिर आप आगे जाएंगे, यहाँ पर पूरा आचारांग बता रहे हैं यहाँ। उसके बाद सूत्र कृतांग में क्या है, पेज नंबर 62। फिर समवायांग पर क्या है, भगवती में क्या है, व्याख्या प्रज्ञप्ति इज ऑल्सो कॉल्ड भगवती, आदि आदि में ऐसे पूरे 45 आगम 32 आगम को लेकर के उन्होंने यह निबंध किया हुआ है, जो कि खत्म होता है पेज नंबर 101 पर। फिर उपांगों में क्या क्या है, तो वाई में क्या है, रायपसेनी में क्या है, जीवाभिगम में क्या है, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में क्या है। अरे 32 आगम पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, 45 आगम एक बार इनको पढ़ लेना चाहिए। फिर 117 में 10 प्रकीर्णक में क्या है, तंदुल, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रकीर्णक आदि मैंने कुछ पढ़े हैं, और इसमें जो है क्या बोले, तंदुल वैचारिक, चौसरण पैन्ना, प्रकीर्णक यानी पैन्ना, फिर आतुर प्रत्याख्यान आदि आदि यहाँ पर दिया हुआ देखो, है ना। गणी विद्या, देवेंद्र स्तव, मरण समाहि, मरण समाधि, तो ये सब मतलब बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है। तो इस प्रकार यहाँ पे 45 आगम का सार आपको पेज नंबर, फिर आगे छेद सूत्र बताएंगे, फिर मूल सूत्र बताएंगे, उत्तराधीन में क्या है, नंदी में क्या है, दशविक कालिक में क्या है, व्यवहार सूत्र क्या है, आदि आदि बताने के बाद मूल सूत्र 151 में चालू हो रहे हैं। ओग निर्युक्ति, भाष्य। तो दिगंबर, नॉट दिगंबर, श्वेतांबर में स्थानकवासी के 4 मूल सूत्र के नाम अलग है, और मूर्ति पूजक के 4 मूल सूत्र, 2 ही मूल सूत्र नहीं, स्थानकवासी में 4 और मूर्ति पूजक में 6 मूल सूत्र के नाम दिए हुए हैं। तो इस प्रकार 174 तक
आप लोगों को पढ़ करके आना। 3 निबंध बनते हैं इसमें। प्राकृत का उद्भव विकास एक निबंध, प्राकृत भाषाओं का प्रकार एक निबंध, और आगम साहित्य का एक निबंध बनता है। और आपको एग्जाम में चॉइस दिया जाएगा। वो किस किस के बीच में चॉइस है वो मैं आपको बाद में बता दूं। अभी तो खाली आप पढ़िए इसको, एक पूरी बुक को एक रीडिंग जरूर मार लीजिए और अपने अपने नोट्स बनाइए। अंडरस्टूड डियर? फिर हम आप लोग एक एक आगम को लेकर के, आपको एग्जाम में क्या बोलेंगे, आगमों की भाषा के ऊपर टिप्पणी लिखते हुए आचारांग और सूत्र कृतांग पर एक नोट लिखिए, या भगवती सूत्र पर एक नोट लिखिए। कोई भी आगम का पूछ लेंगे, इसलिए एक रीडिंग मारा हुआ रहेगा, तो आप अंदर में कुछ गप लिखेंगे तो भी चल जाएगा। अंडरस्टूड डियर? Class is over. You have doubts, please ask. Any discussion, we will take it up. फिर 3rd चैप्टर में टीका साहित्य, व्याख्या साहित्य। फिर 4th चैप्टर दिगंबर साहित्य। इस तरीके से हम आगे थोड़ा थोड़ा देखेंगे। आप लोग पढ़कर आएंगे, कोई डाउट हो तो पूछेंगे, फिर हम करेंगे। यस, हाँ बोलो। हेलो, कोई कुछ बोला क्या? मैम अगर हमें नोट्स प्रिपेयर करनी है तो कितने पेजेस तक की, सपोज एक एक आगम की करनी है तो कितना, 1 पेज 2 पेज, कितने तक का उसका मैटर लिखना चाहिए? देखो, पहले तो कोई भी क्वेश्चन आए तो कैसे आंसर लिखना, लिख लो। मैं Okay. पॉइंट्स देती हूँ आपको, पॉइंटर्स देती हूँ। सबसे पहले तो एक इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी भूमिका। जैसे समझ लीजिए आचारांक का क्वेश्चन पूछा, तो यू विल स्टार्ट विथ भाषा, प्राकृत। सेम थिंग यू शुड नॉट राइट फॉर ऑल द एसेस। अगर आपको आगम पूछा तो पहले भाषा क्या है, विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भगवान के विचार हम तक कैसे आए, इस भाषा के माध्यम से आए। तो विचारों के आदान प्रदान का माध्यम एक भाषा है। तो विश्व में बहुत सारी भाषाएं, भाषा परिवार है। तो भारतीय भाषा परिवार की प्रमुख भाषा अर्धमागधी है। इस भाषा में भगवान महावीर के उपदेश मिलते हैं। ये हो गया आपका, जिसको हम आगम कहते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन होगा। फिर आप लिखेंगे कि इस प्राकृत भाषा में हमें क्या बोले, 45 आगम श्वेतांबर के मिलते हैं, या 32 आगम लिखना, आप कोई भी लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी जो मान्यता वो आप लिख सकते। श्वेतांबर स्थानकवासी के और तेरापंथी के 32, इसमें टाइम वेस्ट मत करना। 32/45 लिख देना। ऐसे 45 आगम मिलते हैं, जो कि अंग, उपांग, मूल, छेद आदि में विभक्त है, प्रकीर्णक आदि में विभक्त। यू हैव टू कम टू द पॉइंट नाउ, स्ट्रेट अवे। तो पहला आपने लिखा भूमिका। फिर आप लिखेंगे विषय। विषय ये आपका सब साइड हेडिंग अंडरलाइन करेंगे कलर पेन से या स्केच पेन से, जो भी आपको करना। विषय वस्तु पूरी आप विषय दे देंगे। उसके बाद कोटेशंस देंगे। अर्धमागधी आगम में से 2-4 कोटेशंस दीजिए। शो अस दैट यू हैव रेड दैट अर्धमागधी टेक्स्ट।
और फिर जो आगम का पूछा जाए उसका डिटेलिंग दे देंगे। जैसे आचारांग पूछा तो आचारांग में टू बुक्स है, आचारांग 2 श्रुतस्कंद में विभक्त है, और पहले में इतने चैप्टर है, सेकंड में इतने चैप्टर है, इन चैप्टर्स में ये है, इसमें अध्यात्म है, इसमें एथिक्स है, इसमें भगवान महावीर के ध्यान साधना का वर्णन है, रत्नत्रय है, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ डाइंग है, षटजीव निकाय का वर्णन है, आदि आदि जो भी आपके नोट्स में वो सब एक 10-15 पॉइंट्स आप लिख देंगे। और फिर जो भी कोटेशन है वहां ऊपर नहीं, यहाँ पर दे देना। और फिर कंक्लूशन, उपसंहार, कि इस तरीके से हम देखते हैं कि अर्धमागधी भाषा मनुष्य की, जैनों की ही नहीं, मानव सभ्यता की एक धरोहर है, जिसमें प्रभु महावीर के वचन सुरक्षित है। इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। इस तरीके से आपको बस इतना ही करना, तो आपका वो एक निबंध 3 साइड का हो जाए। आपकी वो बुक ऐसे लंबी वाली रहेगी ना, 3 साइड लिखे तो बस होता है। ऐसे आपको 5 निबंध लिखना, 15 साइड। आप हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखिए, हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखिए। हाँ, और पूछिए। नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क है कि आप वो पांडुलिपि के वो वर्ड्स देखकर आएंगे। 2 निबंध प्राकृत भाषा का उद्भव विकास, मैंने जो लेक्चर दिया था वो मैंने ग्रुप में डाला, वो सुन करके आप नोट्स बनाएंगे। और प्रकार का एक निबंध और आगम साहित्य का एक निबंध पढ़कर आएंगे। नोट्स बनाओ नहीं बनाओ, अंडरलाइन करिए, हाईलाइट करिए, उनको पढ़ करके आएंगे अप टू पेज नंबर जो भी मैंने आपको बताया। फिर हम क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं किसी को भी बोलूंगी प्रेजेंटेशन करो। प्रेजेंटेशन करो मतलब मौखिक रूप में करो, पीपीटी वगैरह मैं आपको बनाने को नहीं बोल रही। और फिर कारक पूरा पढ़ा दिया है, अभ्यास करिए। संख्यावाची शब्द पक्का करिए। एक दिन में सडनली संख्यावाची शब्द का ग्रामर निकाल दूंगी, लेने के लिए बैठ जाऊंगी। और पांडुलिपि विज्ञान वगैरह अभी खाली वो उसको देख करके आइए आप बस। चलिए, मुझे इजाजत चाहिए। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र मैम, जय जिनेंद्र मैम। साथ रखना। साथ